अध्याय 23। लुडविग सुरक्षित लौट आया था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। लूसियाना द्वारा उसे कमरे में ले जाने के बाद जब मैंने उसकी बाहों और शरीर पर घाव देखे तो मैं पीछे हट गया। शरीर पर लगी चोटों के बावजूद वह तुरंत घुटनों के बल गिर पड़ा। मुझे क्षमा करें, सेंटिस, मुझमें अभी भी कुछ कमी है। अबे साले, मैं रोया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि एल्डर मार्क्सन लुडविग को अपने साथ ले गए थे। जब मुझे याद आया कि उसने क्या किया था तो मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन जब मुझे याद आया कि वह मर गया है तो मैं शांत हो गया। क्या तुम सिर्फ घायल हो या कुछ और भी है? लुसियाना ने लुडविग के लिए उत्तर दिया। हमने पहले से ही उसके अंदर के जहर का मुकाबला करने के लिए विश्रल जादू का इस्तेमाल किया था। हम भाग्यशाली हैं कि यह एक ऐसा जहर था जिसे जादू से बेअसर किया जा सकता था। दुनिया में क्या हुआ? लुडविग ने यह बताने के लिए अपना सिर हिलाया कि वह कैसे नहीं जानता था। एल्डर मार्क्सन ने मुझे अकेले इलाके में गश्त करने के लिए कहा, इसलिए मैं चला गया, लेकिन एक बार जब मैं गया तो एक अज्ञात हमलावर ने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने अपना सिर झुका लिया। क्या? मुझे लगा कि बुजुर्ग को किसी जानवर ने मार डाला है। लुडविग की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे नहीं पता कि क्या हुआ था, लेकिन मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। यदि यह एक अज्ञात हमलावर था, तो इसका मतलब था कि कोई विशेष रूप से लुडविग तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। सेंटेस, ये है। वह पीछे चला गया। उसने मुझे कुछ दिया जो उसने कहीं से अपने पस्त व्यक्ति पर खींचा था। यह एक छोटा सा बैच था और मैंने तुरंत पहचान लिया कि यह क्या है। किसी भी तरह से मैं गलती नहीं कर सकता था कि यह उभरते सितारे का डिजाइन है। ये वियोसिनेट का प्रतीक था। मैंने बैच को कसकर पकड़ लिया। तो एल्डर मार्क्सन तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था, मैंने धीरे से कहा। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे ऊपर ठंडा पानी फेंक दिया हो। एल्डर मार्क्सन अपनी दैवीय शक्ति को खोना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना वादा निभाने के लिए लुडविग को मारने की कोशिश की थी। मेरा खून ठंडा हो गया। हे भगवान, मैंने सांस ली। मैं जानता था कि पवित्र साम्राज्य के लोग बाहरी लोगों को इंसान के रूप में नहीं देखते थे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी दोनों आंखों से ऐसा कुछ देख पाऊंगा। मुझे चक्कर आ गया। मैंने लुडविग को लगभग खो दिया था। मुझे क्षमा करें, सेंटेस, उन्होंने कहा। मैं अभी भी कमजोर हूँ। यदि तुम्हें इतना खेद है तो जल्दी से ठीक हो जाओ, मैंने कहा, और जैसे ही मैंने ऐसा किया, मेरे अंदर से एक तेज रोशनी फूट पड़ी। उंगलियां आभा ने उसे घेर लिया, तुरंत उसे ठीक कर दिया। जब उसने मेरी ओर देखा तो उसकी निगाहें कांपने लगी। ये सोचकर कि संत स्वयं मुझे ठीक कर देंगे, वह फुसफुसाए, भयभीत। और ये ले लो, मैंने उस पवित्र तलवार को लौटाते हुए कहा जो मैंने उससे ली थी। सेंटेस, मैं इसे तब तक नहीं ले सकता जब तक मैं इसे धारण करने योग्य व्यक्ति नहीं बन जाता। बकवास मत करो, मैंने उससे कहा। लुडविग भाग्यशाली था कि वह इस घटना से बच गया। कोई नहीं जानता था कि अगली बार क्या होगा। जीवित रहने की संभावना बढ़ाने के लिए उसे अपने पास अच्छे उपकरण रखने की आवश्यकता थी। मैंने उसका नाम पुकारा। हाँ, संत, उसने उत्तर दिया। आइए मजबूत बने। लुडविग की अभिव्यक्ति लड़खड़ा गई और उसने अपनी नीली आंखों से मुझे अर्थपूर्ण ढंग से देखा। लेकिन अगर आप एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी से मिलते हैं जिसे आप हरा नहीं सकते, मैंने जारी रखा, तो भाग जाना ठीक है। ये संभव था कि उसे भागने में बहुत शर्मिंदगी होती, लेकिन मैंने अलग तरीके से सोचा। सबसे महत्वपूर्ण बात जीवित रहना है। मेरे सामने जो लुडविग था और जो लुडविग मैंने अपने सपनों में देखा था, वे ओवरलैप हो गए। मुझे याद आया कि प्रिसिला की रक्षा करने और अंत तक उसकी रक्षा करने के बाद उसका शरीर कितना लहूलुहान हो गया था। उसकी विशाल, मजबूत पीठ ने उन सभी चीजों को सहन किया था जो उन पर आई थी। चूंकि मैं उसे अपने साथ लाया था, इसलिए मैं उसे खोना कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तुम कभी नहीं मर सकते, समझे? जब उसका एडम का सेब घूम रहा था तो उसकी आंसुओं से भरी आंखें मेरी आंखों में समा गईं। उसका गला काम कर रहा था और वह उन भावनाओं को सुलझा रहा था जो उसके दिल को झकझोर रही थी। आखिरकार वह हल्की सी आवाज निकालने में कामयाब हो गया। मैं करूंगा, उसने कहा।
मैं और मजबूत हो जाऊंगी ताकि ऐसा दोबारा कभी न हो। अच्छा, मेरी अभिव्यक्ति बदल गई और मैं उसे देखकर मुस्कुराया। लुडविग के हाथ ने पवित्र तलवार को इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि मैं उसके मांस के नीचे उसकी हड्डियों का आकार देख सकता था। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वह क्या सोच रहा था, लेकिन मुझे सार समझ में आ गया। मैंने लुडविग को अच्छे से आराम करने को कहा, फिर लूसियाना के साथ चला गया। एल्डर मार्कसन, मैंने चुपचाप सोचा। सच कहूं तो मुझे ये सुनकर कोई दुख नहीं हुआ कि उनका निधन हो गया। मैंने वास्तव में इसे अच्छी बात माना कि उसके जैसा कोई व्यक्ति मर गया। बहुत ही अजीब। आमतौर पर उनके जैसे खलनायक इतनी आसानी से नहीं मरते। क्या सचमुच उस पर किसी जानवर ने हमला किया था? क्या पिताजी ने कुछ किया? मैं अचंभित हुआ। मैंने इस पर थोड़ा सोचा, लेकिन फिर इस विचार पर मेरी आंखें घूम गईं। नहीं, मेरे पिता ऐसा कभी नहीं करेंगे। बूढ़े आदमी को अवश्य ही किसी कर्म का फल भोगना पड़ा होगा। मुझे मुख्य पुरुष अभिनेता को लुभाने में कठिनाई हो रही थी और इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जब भी मैं उसे देखने के लिए ब्रेक लेती थी, तो वह कभी भी मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं करता था। वह अद्भुत था, लोहे की दीवार की तरह। हाय कैस, मैंने उसका अभिवादन किया। आज आप फिर से सुंदर लग रहे हैं। मैं अगले 10 वर्षों में आपसे मिलने की आशा कर रहा हूँ। कोई जवाब नहीं। तुम क्या कर रहे हो? मौन। क्या आप जानते हैं, मेरे पिताजी अद्भुत हैं। सबसे पहले, वह अच्छे दिखते हैं। फिर, कोई प्रतिक्रिया नहीं। दूसरा, वह बेहद मजबूत है। वह शायद दुनिया को जीत सकता है। फिर, कोई प्रतिक्रिया नहीं। कैस ने मुझे कभी जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं टूटे हुए रेडियो की तरह बकबक करता रहा। यह एक तरह का ब्रेन वॉश करने का मेरा प्रयास था। अगले दिन, मैंने उसे फिर से नमस्कार किया। सुप्रभात, कैस। अब तक मुझे उनके पास आए कई दिन हो गए थे, फिर भी अभी तक मुझे अभिवादन के रूप में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ था। हालांकि मैं समझ गया कि वह ऐसा क्यों था। हेरेल अभी भी बेहोश था और वह शायद चिंतित होने लगा था। मैं आज फिर से उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करने वाला था, लेकिन मैंने इसके बजाय पहले लूसियाना से परामर्श करने का फैसला किया। लूसी, क्या डॉक्टर और पुजारी आए? मैंने पूछ लिया। हाँ, उन्होंने हमसे उस पर नजर रखने को कहा। जब तक, यदि ऐसा ही चलता रहा, तो कैस संभवतः हरेल से पहले मर जाएगा। वह प्रतिदिन बिना कुछ खाए अपने छोटे भाई के पास बैठा रहता था। क्या कैस भी वैसा ही है? लूसियाना ने सिर हिलाया। मैं चिंतित होकर गुनगुना उठा। मुझे ये पसंद नहीं आया। वह अभी भी एक बढ़ता हुआ लड़का था, इसलिए उसे अच्छा खाना चाहिए था। उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया। उसका मानसिक स्वास्थ्य इस समय चरमराने जैसा लग रहा होगा, जो थोड़े से दबाव में रहने के लिए तैयार है। पटाखे, वे स्वादिष्ट थे। मैं इसे जारी रख सकता था। मैंने उसकी बांह पकड़ ली और खींच लिया। जाओ खाओ, मैंने उससे आग्रह किया, लेकिन वह बहुत मजबूत था। हालांकि वह छोटा था, लेकिन उसके चारों ओर जो डरावना माहौल था, वह मिल्टियट्स जैसा ही मजबूत था। फिर भी, कैस अभी भी मेरी नज़र में एक बच्चा था। मैं हरेल पर नज़र रखूंगा, मैंने कहा। उसने कुछ नहीं कहा, और मैंने आह भरी। आप मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते। उसकी अभिव्यक्ति ने मुझे बताया कि उसने वास्तव में ऐसा किया था। ये परेशान करने वाली बात है। अब बताओ, हरेल को फिर किसने बचाया? उसके आसपास का खतरनाक माहौल थोड़ा कम हो गया। हम वहां चलें। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। ये ठीक है। यह आपकी गलती नहीं है कि उसे चोट लगी, मैंने कहा, और जैसे ही मैंने ऐसा किया, कैस का चेहरा बदल गया। मैंने इसका उल्लेख किया क्योंकि मुझे लगा कि वह अपने भाई के साथ जो हुआ उसके लिए खुद को दोषी ठहरा रहा था। मुझे लगता है मैं सही था। मैं हरेल की रक्षा करूंगा, मैंने जारी रखा। जाओ और कुछ खाओ। तुम्हें स्वस्थ रहना होगा ताकि जब वह उठे तो तुम उसका स्वागत कर सको। ऐसा लग रहा था कि कैस कुछ कहना चाहता था, इसलिए मैंने उसके बोलने का इंतजार किया, लेकिन अंत में वह बस देखता रह गया। जब भी हमारी नजरें मिलती, मैं सहजता से उसकी प्रशंसा करता। तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं। उसकी निगाहें कांपने लगीं। क्या आप भविष्य में मुझसे शादी करना चाहेंगे?
मैंने ये बात उससे मजाक में कही थी। ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ किया है, क्योंकि उसने तुरंत मेरा हाथ दूर फेंक दिया। जब वह जाने के लिए बढ़ा तो मैंने उसके कॉलबोन के ऊपर एक ज्यामितीय आकृति देखी और मैंने उसे पहचान लिया। यह एक अधीनता मुहर थी, जो इस बात का प्रमाण थी कि लोग गुलाम थे। कैस जल्द ही कमरे से बाहर चला गया। जैसे ही वह गायब हुआ, मैं अधीनता की मुहर को घूरता रहा। उसने पिछले दिन केवल एक बार खाना खाया था, इसलिए मुझे चिंता थी कि वह आज भी वैसा ही करेगा। घमंडी बच्चा, कोई और बड़बड़ाया। संतात्मा उसे इस तरह देख रही है। ऐसा लग रहा था जैसे अन्य लोग कैस की हरकतों से परेशान थे। हालांकि मैं ठीक था। वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति को बहकाने की कोशिश करना बहुत मजेदार था जिसने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया नहीं दी। संतेस, लूसी ने पुकारा। हाँ, मैं किसी बात को लेकर उत्सुक था। आप उनका इतना ख्याल क्यों रख रहे हैं? क्यों? क्योंकि वे भी मेरे जैसी ही स्थिति में हैं। मैंने जवाब दिया। मेरा मतलब था कि इस डरावनी दुनिया में उनका बलिदान होना तय था। मेरी तरह। लूसियाना की अभिव्यक्ति ठिठक गई। हालांकि ऐसा लगता है कि उसने इसे अलग तरीके से लिया है। मैं देख रहा हूँ। संत भी उनके जैसे ही थे। उसकी आवाज धीमी हो गई, गंभीर हो गई। मुझे नहीं पता था कि वह क्या सोच रही थी, इसलिए मैंने खुद को उसे और समझाने की कोशिश करना शुरू कर दिया। लूसी, ये वह नहीं है जो तुम सोच रही हो। हाँ, मुझे पता है। नहीं, मेरा मतलब यह है। ये ठीक है, सेंटिस, उसने मुझे आश्वस्त करने की कोशिश की। तुम्हें मुझसे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। मैं सचमुच नहीं था। हालांकि अगर मैं इससे इनकार करता रहा तो मुझे पता था कि उसकी गलतफहमी और बढ़ेगी। खैर, जो भी हो, मैंने लूसियाना को कुछ देर के लिए छोड़ दिया और हरेल की ओर मुड़ गया। हेरेल, मैं फुसफुसाया। वह अभी भी सो रहा था। कैस के विपरीत हेरेल नर्म और सुंदर था, लेकिन उनके बीच एकमात्र अंतर यह था कि हेरेल के बाल चांदी के थे। उन्होंने कहा कि उसके चांदी के बाल मेरे चमत्कार का परिणाम थे। मैंने उसके मुलायम गाल पर हाथ फेरा और उस पर सोचने लगा। वह जाग क्यों नहीं रहा था? जल्दी उठो, मैंने उससे आग्रह करने के लिए कहा, लेकिन तभी मेरी उंगलियों से एक सफेद रोशनी निकली और सोने में बदल गई। क्या उसे भी प्रार्थना माना जा सकता है? लूसियाना और मैं दोनों आश्चर्यचकित थे कि मैंने कुछ किया है। जैसे ही हमने अपनी उलझन से उबरने की कोशिश की, एक पवित्र, सुनहरी रोशनी चारों ओर लहराने लगी। फिर हरेल ने अपनी आंखें खोली। धीरे धीरे अपने होंठ हिलाने से पहले उसने कुछ बार पलकें झपकाईं। मिस एंजल, वह टेढ़ा हो गया। कुआं, अंत भला तो सब भला, है ना? हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद।